नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में, जहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। उस समय आयोजन स्थल के बाहर तरुण ओबरॉय एक गार्ड के साथ बहस कर रहा था। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं किसी को अंदर लाने में क्या गलत है? तरुण ओबरॉय ने चेहरा लाल करते हुए गार्ड से तर्क किया। महोदय, हमारे पास नियम है, कृपया हमें शर्मिंदा न करें। आपके पास निमंत्रण पत्र है, आप स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यह महिला बिना निमंत्रण पत्र के प्रवेश नहीं कर सकती, गार्ड ने बहुत विनम्रता से आग्रह किया। दूसरी ओर वैष्णवी तिवारी बहुत उदास खड़ी थी। उसने 6 महीने पहले अपनी शुरुआत की थी और वह एक अज्ञात नवोदित थी। उसे निश्चित रूप से इस हापा बाजार पार्टी के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन तरुण ओबरॉय ने उसे बताया था कि वह उसे अंदर ले जा सकता है। इसलिए वह आज यहाँ आई थी। लेकिन अब ये स्थिति हो गई और वह शर्मिंदगी में वहाँ खड़ी थी। तरुण ओबरॉय के बातचीत में असफल होने के बाद वह सिर झुकाकर वैष्णवी तिवारी के पास आया। उसी क्षण अर्जुन दास के 3 लोग वहां पहुंचे। यशिका सेन ने पहले अपना निमंत्रण पत्र सौंपा, उसके बाद सिया कपूर ने। सिया कपूर का निमंत्रण पत्र देखने के बाद गार्ड ने अर्जुन दास से कहा, महोदय, क्या आप श्री अर्जुन दास हैं? अर्जुन दास ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कृपया अंदर आएं। क्षमा करें, गार्ड ने विनम्रता से कहा। लेकिन जैसे ही अर्जुन दास के तीनों लोग सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्होंने पीछे से तरुण ओबरॉय को गार्ड से सवाल करते सुना, क्या तुमने नहीं कहा कि प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र होना जरूरी है? फिर वह व्यक्ति बिना निमंत्रण पत्र के कैसे अंदर गया? क्योंकि वह व्यक्ति अर्जुन दास है, गार्ड ने कहा। अर्जुन दास कौन है? मैंने उसका नाम नहीं सुना। क्या वह बहुत बड़ा शख्स है? क्या वह बिना निमंत्रण पत्र के प्रवेश कर सकता है? तरुण ओबरॉय ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, हाँ, उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है, गार्ड ने दृढ़ता से कहा। तरुण ओबरॉय बहुत गुस्से में था। उस समय वैष्णवी तिवारी तरुण ओबरॉय के पास आए और धीरे से बोली, तरुण, बहस बंद करो। तुम पहले अंदर जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चली जाऊंगी। ठीक है, तरुण ओबरॉय ने असहाय होकर सिर हिलाया। उसी क्षण अर्जुन दास बाहर आया और गार्ड से बोला, वह छोटी लड़की मेरी दोस्त है, उसे अंदर आने दो। गार्ड एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर बोला, चूंकि वह श्री अर्जुन की दोस्त है, बेशक। उस समय वैष्णवी तिवारी ने भौचक्की होकर पूछा, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? गार्ड ने सिर हिलाया और बोला, हाँ महोदया, आप अब अंदर जा सकती हैं। उस समय तरुण ओबरॉय का चेहरा गर्मी से जल रहा था और उसने अर्जुन दास की जा रही आकृति को अप्रिय नजरों से देखा। तरुण, चलो साथ में अंदर चलें, वैष्णवी तिवारी ने अभी की अप्रिय घटना को भुलाते हुए कहा। तरुण ओबरॉय को मजबूरी में वैष्णवी तिवारी के साथ आयोजन स्थल में प्रवेश करना पड़ा। उस समय आयोजन स्थल विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों से भरा हुआ था। जो एक दूसरे को जानते थे वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अर्जुन दास को सिया कपूर और यशिका सेन के अलावा कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे मजबूरन अपने फोन के साथ खेलना पड़ा। और यशिका सेन और सिया कपूर कुछ पुराने दोस्तों के साथ सामाजिक मेलजोल के लिए चली गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद यशिका सेन और सिया कपूर गुस्से में वापस आईं। सिया कपूर तो ठीक थी, लेकिन यशिका सेन इतनी गुस्से में थी कि वह फटने वाली थी। अरे अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उन लोगों को प्रभावित करना होगा, यशिका सेन ने कहा। अर्जुन दास ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? इसके बाद सिया कपूर ने अर्जुन दास को समझाया। बात ये थी कि जब दोनों कुछ पुराने दोस्तों का अभिवादन कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सिया कपूर की कट्टर दुश्मन जेना मल्होत्रा से हुई। इस बार जब जेना मल्होत्रा और सिया कपूर एक ही कंपनी में थी, तब तथाकथित पहली बहन की होड़ में उनका झगड़ा हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि इच्छा कंपनी को नदियों और झीलों से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था और सिया कपूर इच्छा की थी, जेना मल्होत्रा ने उसका मजाक उड़ाया। इसलिए यशिका सेन को ये देखकर गुस्सा आया और उसने तुरंत जेना मल्होत्रा के खिलाफ जवाब दिया। लेकिन किसे पता था कि जेना मल्होत्रा ने किसी तरह एक विदेशी व्यापारी से संबंध बना लिया था और उसने चैरिटी नीलामी में नतीजा देखने की धमकी दी थी। ये सुनकर अर्जुन दास ने आह भरी, तुम औरतों की दुनिया इतनी जटिल है। तुम यहाँ ताने मार रहे हो, सिया कपूर ने गुस्से में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, अर्जुन दास ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें जरूर सम्मान दिलाऊंगा।
लेकिन उस समय दूसरी ओर एक आकर्षक महिला अपने पास के पुरुष से नखरे करते हुए बोली, जयदीप, मुझे परवाह नहीं, मुझे आज मेरे लॉट की सबसे ऊंची नीलामी कीमत मिलनी चाहिए। और जयदीप सिंह नामक विदेशी व्यापारी ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हारा इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें रात में मेरा अच्छे से साथ देना होगा। जयदीप की नंगी छेड़खानी सुनकर जैना मल्होत्रा ने शर्माते हुए कहा, तुम सबसे बुरे हो। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हुई। मेजबान के अभिवादन के बाद पार्टी का पहला कार्यक्रम चैरिटी नीलामी सीधे शुरू हुआ। सबसे पहले मैं उन परोपकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात आयोजन स्थल को चैरिटी नीलामी की वस्तुएं प्रदान की। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान से दुनिया और रंगीन हो जाएगी। ठीक है, अब बकवास नहीं करते और अब हमारी मास्टर ऑफ सेरेमनी को हमारी पहली चैरिटी नीलामी प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेजबान के बोलने के बाद मास्टर ऑफ सेरेमनी पहली वस्तु एक सीडी लाए। ये सीडी गायक सूर्यकांत मिश्रा द्वारा उस वर्ष रिलीज किए गए पहले एल्बम का विशेष स्मारक संस्करण है। इसमें सूर्यकांत मिश्रा का हस्ताक्षर भी है, जो संग्रह के लिए बहुत मूल्यवान है। इस उत्पाद की शुरुआती कीमत ₹1 है। 10,000। जैसे ही मेजबान ने बोलना खत्म किया, दर्शकों से किसी ने चिल्लाकर बोली लगाई। 15,000, 20,000, 30,000, 35,000। अंत में सूर्यकांत मिश्रा की सीडी ₹35,000 की कीमत पर बिकी और नीचे बैठे गायक सूर्यकांत मिश्रा भी उठे और सभी की ओर सिर हिलाया। ठीक है, अगली वस्तु दूसरी है। ये सुश्री जैनब ईरानी द्वारा जीता गया पहला डाइविंग ओलंपिक स्वर्ण पदक है। ये भारतीय लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है। शुरुआती कीमत अभी भी ₹1 है। 50,000, 60,000, 80,000, 98,000। अंत में ओलंपिक स्वर्ण पदक ₹98,000 की कीमत पर नीलाम हुआ। फिर कई और वस्तुएं नीलाम हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा नीलाम हुई वस्तुएं 10,000 की शुरुआत में थीं और सबसे कम 5,000 में। नीलामी का दृश्य बहुत उदास था और लोगों का उत्साह बहुत अधिक नहीं था। अगला जो नीलाम होने जा रहा है वह सुश्री जैना मल्होत्रा द्वारा दान की गई एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो मास्टर मनीष सेठी की प्रामाणिक कृति है। यह एक दुर्लभ संग्रह है। शुरुआती कीमत ₹1 है। ₹1। यह अर्जुन दास था, जिसने सीधे एक ऐसी बोली लगाई जिसने माहौल को शर्मनाक बना दिया। इस हद तक कि सभी बोली लगाना भूल गए। मेजबान को मजबूरन याद दिलाना पड़ा, क्या कोई उच्च कीमत है? 10,000, 20,000। मंच पर बोली जारी रही। उस समय सिया कपूर ने हैरानी से अर्जुन दास को चुटकी काटी। दर्द से अर्जुन दास ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे लिए गुस्सा निकाल रहा हूं और तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। बगल में बैठी यशिका सेन अर्जुन दास की इस हरकत से इतना हंसी कि उसने अपना मुंह ढक लिया। अंत में जैना मल्होत्रा की पेंटिंग को उनके पास के एक विदेशी व्यापारी ने 10 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा। दर्शकों से तालियां बजीं, क्योंकि यह आज रात का पहला लाखों का लॉट था। जैना मल्होत्रा भी गर्व से उठी और सभी की ओर सिर हिलाया, लेकिन जब उसने सिया कपूर की ओर देखा तो उसने एक उत्तेजक भाव दिखाया। वह भाव जैसे कह रहा हो, देख, मेरी चीज को 10 लाख में खरीदा गया और तुम्हारी। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है, सिया कपूर ने उत्तेजित होकर अर्जुन दास से कहा। ठीक है, आदेश मेरी पत्नी, अर्जुन दास ने फिर से मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन इस बार सिया कपूर ने अर्जुन दास के मजाक पर कुछ नहीं कहा, जैसे कि उसने इसे स्वीकार कर लिया हो। जैना मल्होत्रा की चैरिटी नीलामी 10 लाख रुपए में बिकने के बाद माहौल भी उत्तेजित हो गया और अगली नीलामियां भी 10,000, 50,000, 100,000 जोड़ में हुईं। ये चैरिटी नीलामी थी। ये कमोडिटी नीलामी जितनी तीव्र नहीं थी। कीमतें भी अपेक्षाकृत कम थीं। आखिरकार यह चैरिटी के लिए था। हालांकि सितारे इस तरह के चैरिटी गाला को बहुत पसंद करते थे, खासकर चैरिटी नीलामी के दौरान। चैरिटी नीलामी की वस्तुएं प्रदान करने वाले सितारों को एक्सपोजर मिलता था, और अगर वे चैरिटी नीलामी में सबसे अधिक नीलामी राशि जीत सकते थे तो एक्सपोजर की दर बहुत बढ़ जाती थी। इस तरह का एक्सपोजर बहुत प्रभावशाली होता था क्योंकि इसका चैरिटी से संबंध होता था। इसलिए सितारे इस तरह के चैरिटी गाला में भाग लेने के लिए हर संभव कोशिश करते थे ताकि एक्सपोजर हासिल कर सकें। उस समय मंच पर मेजबान ने कहा, अगला लॉट सुश्री सिया कपूर द्वारा प्रदान की गई एक मोतियों की माला है। यह मोती का फूल सुश्री सिया के बचपन का स्मृति चिन्ह है। शुरुआती कीमत ₹1 है। जब मेजबान ने सिया कपूर की मोतियों की माला का परिचय दिया तो वह हकलाने लगा, क्योंकि यह माला बहुत पुरानी थी और सामग्री भी सड़क पर मिलने वाली सामान्य वस्तु थी। दर्शकों में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां धीमी आवाज में बात करने लगीं। इस चैरिटी नीलामी में वस्तुओं का बहुत ध्यान रखा जाता था। सबसे पहले, वस्तुओं का मूल्य बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, आखिरकार यह चैरिटी दान था। बहुत महंगा होने पर दानदाता को नुकसान होता। दूसरा, चीजों का विस्तारित विशेष मूल्य होना चाहिए, उदाहरण के लिए दान की स्मृति, महत्व आदि।
संक्षेप में, हालांकि चैरिटी नीलामी चैरिटी का हिस्सा है, लेकिन यह आखिरकार पैसे से खरीदा जाता है। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने दसियों हजार रुपये खर्च किए और मुझे सड़क का सामान मिला। आखिरकार कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, बेशक कुछ इच्छुक बेवकूफ़ों को छोड़कर। उस समय जेना मल्होत्रा बहुत खुश थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया कपूर इतनी हताश होगी। जैसे ही उसने सोचा कि उसका नाम कल की मनोरंजन सुर्खियों में आएगा और सिया कपूर की शर्मिंदगी उजागर होगी, वह तुरंत उत्साहित हो गई और बोली, 2 रुपये। उसे यह पर्याप्त नहीं लगा और उसने फिर कहा, इस मोती के फूल की सड़क पर कीमत केवल 50 पैसे है, लेकिन आखिरकार इसे किसी ने इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं 2 रुपये दूंगी। जेना मल्होत्रा की टिप्पणियां सिया कपूर के साथ पूरी तरह से टकराव का कारण बनी। अब बाकी लोग बोली लगाना बंद कर चुके थे, क्योंकि वे सिया कपूर और जेना मल्होत्रा के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। उस समय मंच पर मेजबान ने जल्दी से कहा, क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? यह मोती का फूल सुश्री सिया कपूर ने बचपन में पहना था। इसे रखना बहुत स्मृति महत्वपूर्ण है। 1 रुपये। फिर से किसी ने बोली लगाए। मेजबान ने बोली लगाने वाले को देखा और अंत में राहत की सांस ली। ये व्यक्ति आयोजन स्थल में आंतरिक रूप से व्यवस्थित किया गया था, ताकि कुछ वस्तुओं के न बिकने और दानदाता को शर्मिंदगी से बचाया जा सके। ठीक है, 1 रुपये 1 बार, 1 रुपये 2 बार, 1 रुपये 3 बार, बधाई हो। जैसे ही मेजबान हथौड़ा गिराने वाला था, अर्जुन दास ने कहा, रुको। क्या ये सज्जन बोली लगाना चाहते हैं? मेजबान ने पूछा, लेकिन अर्जुन दास ने मेजबान के सवाल को नज़रअंदाज किया और धीरे से बोला, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह मोती का फूल 1 रुपये में कैसे बिक सकता है। सही कहा, यह मोती केवल 2 रुपये का है। जेना मल्होत्रा ने सिया कपूर के मोती के मूल्य पर सवाल उठाने वाले को देखकर खुशी खुशी साथ दिया, लेकिन अर्जुन दास ने जेना मल्होत्रा को नज़रअंदाज किया, जो बाहर कूद पड़ी थी, और सीधे बोला, मैं 1000 लाख की बोली लगाता हूँ। मेरी सिया की मोती माला इस कीमत की है। क्या? जेना मल्होत्रा ने आश्चर्य से कहा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना। महोदय, क्या आप बोली की कीमत दोबारा दोहरा सकते हैं? मेजबान को कहना पड़ा। 1000 लाख, अर्जुन दास ने सपाट स्वर में कहा। अर्जुन दास की बोली की पुष्टि करने के बाद मेजबान ने गला घोंटते हुए नीलामी प्रक्रिया जारी रखी। अंत में अर्जुन दास ने सिया कपूर की मोती माला को 1000 लाख रुपये में खरीदा। इसके बाद अर्जुन दास ने बार बार बोली लगाई और बाकी 3 नीलामी वस्तुओं को 300 लाख, 200 लाख और 350 लाख की कीमतों पर आक्रामक रूप से जीता। यह नहीं कि अर्जुन दास इन दानदाताओं को जानता था, बल्कि इसलिए कि वह जेना मल्होत्रा को 10 लाख की चैरिटी नीलामी के लिए कोई एक्सपोजर का मौका नहीं देना चाहता था। बेशक यह अगले 3 दानदाताओं के लिए सस्ता सौदा था, लेकिन जब मेजबान चैरिटी नीलामी खत्म होने और दूसरे सत्र में प्रवेश करने की घोषणा करने वाला था, जेना मल्होत्रा फिर से कूद पड़ी। उसने अर्जुन दास से सवालिया लहजे में पूछा, महोदय, आपने इन 4 नीलामी वस्तुओं को हासिल करने के लिए 800 लाख रुपये खर्च किए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या नकद देंगे, या सिर्फ मज़े के लिए बोली लगाए? आपको पता होना चाहिए कि यह एक चैरिटी नीलामी है, सारी आय चैरिटी में जाएगी। यह आपके लिए यहाँ जीभ चमकाने का स्थान नहीं है। जेना मल्होत्रा के सवाल के बाद सभी की नज़रें अर्जुन दास पर टिक गईं। लेकिन उस समय अर्जुन दास को जेना मल्होत्रा की बातें सुनाई नहीं दी। वह सिया कपूर के साथ धीरे धीरे बात कर रहा था और समय समय पर यशिका सेन को कुछ इशारा कर रहा था। जेना मल्होत्रा ने पाया कि अर्जुन दास ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, इसलिए उसने फिर से मेजबान से कहा, मेजबान, मैं शर्त लगाती हूँ कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से इस चैरिटी नीलामी को बदनाम कर रहा है। उसके पास उक्त राशि का भुगतान करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। आपके पास क्या सबूत है? मेजबान ने गंभीरता से पूछा। यहाँ मौजूद लोग सभी क्षेत्रों की हस्तियां हैं, आप पूछ सकते हैं कि कौन इस व्यक्ति की गारंटी देने की हिम्मत करेगा। जेना मल्होत्रा ने जीत की तरह आत्मविश्वास से कहा। मेजबान ने दर्शकों में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को देखा। जेना मल्होत्रा के बयान की पुष्टि करना चाहता था, और तथ्य वही थे जो जेना मल्होत्रा ने कहा। कोई भी अर्जुन दास का बचाव करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, जैसा मैंने कहा, कोई भी गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता, और वह व्यक्ति गायन में कैसे शामिल हुआ, ये भी जांच के लायक है, जेना मल्होत्रा ने गर्व से कहा। जब जेना मल्होत्रा का विजयी भाव व्यक्त करना मुश्किल था, आयोजन स्थल के ऑडियो उपकरण से एक आवाज़ आई। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि श्री अर्जुन दास उक्त राशि का भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। आवाज़ सुनने के बाद दर्शकों में कुछ लोग अर्जुन दास की ओर देखने लगे, जिनकी आंखों में एक चमक थी। कौन कौन बोल रहा है? मेरे लिए खड़े हो जाओ। अगर तुम गारंटी दे सकते हो तो दो। तुम कौन हो? बाहर आओ। छुप छुप कर मत बोलो, जेना मल्होत्रा ने चारों ओर देखते हुए अप्रिय ढंग से कहा।
उस समय मेजबान के हेडसेट से एक आवाज आई और निर्देश प्राप्त करने वाले मेजबान ने आगे बढ़कर जेना मल्होत्रा से, जो अभी भी चारों ओर देख रही थी, कहा, सुश्री जेना, क्योंकि आपने आयोजन स्थल के आदेश को गंभीर रूप से बाधित किया है, कृपया तुरंत छोड़ दें। क्या तुमने क्या कहा? जेना मल्होत्रा को विश्वास नहीं हुआ। उस समय जेना मल्होत्रा के पास का विदेशी व्यापारी भी बोला, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से आपकी मदद कर रही है, फिर उसने आदेश कैसे बाधित किया? लेकिन मेजबान ने विदेशी व्यापारी को नजरअंदाज किया और सुरक्षा गार्डों को निर्देश दिया कि वे जेना मल्होत्रा को जबरन बाहर ले जाएं। बातचीत असफल होने के बाद विदेशी व्यापारी भी जेना मल्होत्रा के साथ चला गया और इस तरह जेना मल्होत्रा की इच्छा अप्रत्यक्ष रूप से पूरी हुई और वह जैसा चाहती थी कल की सुर्खियों में आ सकती थी, लेकिन वह आयोजक द्वारा आयोजन स्थल से बाहर निकाली गई पहली स्टार थी। वाकई में आत्मघाती है, जी नहीं सकता। जेना मल्होत्रा के बाहर निकाले जाने के बाद अर्जुन दास ने आह भरी। मेजबान को छोड़कर, जो माइक्रोफोन के माध्यम से ऑनसाइट ऑडियो उपकरण के जरिए आवाज निकाल सकता था, केवल मुख्य नियंत्रण कक्ष ही बाकी था। और मुख्य नियंत्रण कक्ष में आयोजकों के अलावा और कौन जा सकता था? इसके अलावा अर्जुन दास को आवाज सुनते ही पता चल गया था कि वह नायर कंसोर्टियम का था। और दुखद रूप से जेना मल्होत्रा ने मेजबान नायर कंसोर्टियम के शब्दों पर सवाल उठाया, क्या इसका अच्छा अंत हो सकता था? नीलामी खत्म हो गई थी। पार्टी के प्रवाह के अनुसार आधे घंटे का खाली समय था। आयोजन स्थल में पेय और भोजन भी प्रदान किए गए थे। हर कोई एक गिलास वाइन के साथ एक दूसरे को जान सकता था और वे व्यापार सहयोग की बात करने का मौका भी ले सकते थे। वास्तव में यह उपस्थित लोगों को अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाने का अवसर प्रदान करता था। पहले अर्जुन दास अकेले अपने मोबाइल फोन के साथ उब रहा था और कोई भी उसका ध्यान रखने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन अब अर्जुन दास से बातचीत शुरू करने वालों की भीड़ लग गई थी। आगे आने वालों में कुछ पुरुष अर्जुन दास की भारी खर्च करने की उदारता को महत्व देते थे और ये देखना चाहते थे कि क्या अर्जुन दास से पैसे कमाने का कोई रास्ता है। कुछ ने पहले अर्जुन दास का नाम सुना था और मौके का फायदा उठाकर दोस्ती करना चाहते थे। भविष्य में डेक्कन सिटी की शक्ति के बारे में कुछ डींगे हाँकने का मौका मिलेगा। बिना रुके आने वाली भीड़ में पुरुषों की संख्या केवल एक छोटा सा हिस्सा थी और ज्यादा महिलाएं थीं, हर तरह की महिलाएं। अर्जुन दास के पास जाकर वे सिर झुकाकर अर्जुन दास का संपर्क नंबर मांगती थीं और कुछ ने कुछ न मिलने पर अपनी फोन नंबर की छोटी पर्ची अर्जुन दास की हथेली में डाल दी। इन एकत्रित सुंदरियों का सामना करते हुए अर्जुन दास ने कुछ नहीं कहा। सिया कपूर और यशिका सेन उनकी अंगरक्षक की तरह थीं, जो आगे आने वाली महिलाओं से बचाव करती थीं, यहाँ तक कि अर्जुन दास की हथेली में डाली गई छोटी पर्ची को भी उन्होंने जब्त कर लिया। तुम दोनों सुंदरियां, मैं बस टॉयलेट जा रहा हूं, मेरी ओर ऐसे मत घूरो, अर्जुन दास ने कड़वी हंसी के साथ कहा। सिया कपूर ने ठंडी नजरों से अर्जुन दास को देखा और कुछ नहीं बोली, लेकिन यशिका सेन ने होंठ बिचकाते हुए कहा, मेरी सिया के लिए मुझे तुम्हें हर समय निगरानी में रखना होगा। अगर तुम गलती से किसी छोटी लोमड़ी से बहक गए तो सिया को छोड़ दो, मैं भी इस दौर से नहीं गुजर पाऊंगी। अगर दूसरों को सस्ता मिले तो मुझे ही सस्ता कर दो। कौन सस्ता है? सिया कपूर ने यशिका सेन की ओर उदासीनता से देखा। जबान फिसल गई, जबान फिसल गई। यशिका सेन ने हंसते हुए कहा, सिया, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अर्जुन दास ने मौका पकड़कर सिया कपूर की कमर पकड़ी और कहा, हट जाओ। इसके बदले में सिया कपूर ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। अर्जुन दास के तीनों फिर से आयोजन स्थल में बैठ गए और मेजबान फिर से मंच पर आया। हालांकि मेजबान के मंच पर आने के बाद उसने कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने इशारा किया और आयोजन स्थल के ठीक सामने बड़ा स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर एक निश्चित पहाड़ी क्षेत्र में साधारण कपड़ों में बच्चों का एक समूह दिखाया गया। एक चारों ओर से हवादार कक्षा में दो बच्चे एक पुरानी किताब को एक साथ पढ़ रहे थे और समय समय पर मंच पर एक साधारण पुरुष शिक्षक के साथ जोर से पढ़ते थे। जब स्क्रीन बदली तो ये पुरुष शिक्षक का आत्मवर्णन बन गया, मेरा नाम लक्ष्मण गिरी है और मैं इस स्कूल का एकमात्र शिक्षक हूँ। मैं यहाँ 17 साल से हूँ। शुरुआत में यहाँ 5 शिक्षक थे। कठिन परिस्थितियों के कारण उनमें से 3 चले गए और एक और मंच पर बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। मैं अविवाहित हूँ और मेरी पूर्व प्रेमिका ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। शुरुआत में मैं भी लगभग चला गया था, लेकिन बच्चों की उत्सुक आंखें देखकर मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। स्क्रीन फिर से एक बच्चे में बदल गई और पास में किसी ने पूछा, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन स्कूल जाना नहीं, बच्चे ने, जो पुडिंग में कपड़े पहने था, कहा। बाहर खड़े व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि स्कूल जाने के लिए ट्यूशन फीस देनी पड़ती है और मेरे परिवार के पास पैसे नहीं हैं। ट्यूशन फीस कितनी है? 12 रुपये 50। उस समय एक बच्चा कूदकर बाहर आया और बोला, मुझे भी पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। पहाड़ी रास्ते बहुत मुश्किल हैं और स्कूल जाते समय मेरे जूते टूट गए।
वर्णनकर्ता ने कहा, इन बच्चों की नज़र में स्कूल जाना एक साधारण संज्ञा नहीं है, बल्कि सीखने की कठिनाइयों से भरा एक क्रिया है। जैसे ही स्क्रीन बदली, पुरुष शिक्षक ने फिर कहा, पहाड़ों में कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, इसलिए मैं घर घर जाकर काम करता हूँ। मेरे द्वारा इकट्ठा की गई ट्यूशन फीस चौक की खपत के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और मुझे मेरे परिवार से हर महीने 300 रुपये का जीवनयापन भत्ता भेजना पड़ता है। इतने सालों में मैंने अपने परिवार को एक पैसा नहीं भेजा, और मुझे अपने परिवार के लिए खेद है। ये कहते हुए पुरुष शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर आयोजन स्थल में कुछ भावुक महिलाओं की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। स्क्रीन में किसी ने पूछा, यहाँ अब क्या कमी है? पुरुष शिक्षक ने कहा, मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकों की कमी है। इनमें से कुछ पाठ्यपुस्तकें 10 साल से अधिक समय से लगातार उपयोग की जा रही हैं, और कुछ शब्द घिस गए हैं। पाठ्यपुस्तकों के अलावा और क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, लेकिन जब तक पाठ्यपुस्तकें और किताबें हों, सब कुछ पार किया जा सकता है। स्क्रीन फिर से बदल गई, और यह एक खाली पहाड़ी पर एक जर्जर मिट्टी के घर में 20 से अधिक बच्चों, बड़े और छोटे, के पढ़ने, खेलने, हंसने और रोने की तस्वीर में बदल गई। अंत में तस्वीर स्थिर हो गई, और उस पर एक पंक्ति दिखाई दी, वे सब कुछ मिस करते हैं, लेकिन उनके पास कठिनाइयों का सामना करने का साहस नहीं है। लेकिन हम इन साहसी बच्चों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? उस समय मेजबान ने कहा, अभी जो तस्वीर थी वह दक्षिण पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र का एक छोटा सा दृश्य है। लक्ष्मण गिरी जैसे कई लोग हैं जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का समर्थन करने के लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी है, और ऐसे और भी बच्चे हैं जो सीखने के लिए उत्सुक हैं। उस समय एक सेलिब्रिटी कलाकार जो पूरे साल चैरिटी के लिए उत्सुक रहता था, मंच पर आया, मेजबान द्वारा दी गई माइक्रोफोन को उठाया और बोला, कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं 3 स्कूलों को दान करूंगा। ये कहते हुए उसने नीचे प्रत्येक सीट पर तैयार दान कार्ड उठाया और दान सामग्री, नाम और संपर्क नंबर लिखा। फिर दान कार्ड को पहले से तैयार दान बॉक्स में डाल दिया। फिर उस स्टार के नेतृत्व में उपस्थित सभी लोगों ने दान कार्ड पर कुछ लिखा, और एक एक करके वे मंच पर गए और अपने हाथों में दान कार्ड को दान बॉक्स में डाल दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आसपास के प्रमुख मीडिया ने इन दानदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन दास, सिया कपूर और यशिका सेन भी आगे बढ़कर लिखे हुए दान कार्ड को दान बॉक्स में डाल आए। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक समूह फोटो भी लिया, और मीडिया ने कुछ लोकप्रिय फिल्मी सितारों को कैप्चर किया। अरे अर्जुन, तुमने क्या दान किया? यशिका सेन ने उत्सुकता से पूछा। तुमने क्या दान किया? अर्जुन दास ने रहस्यमयी ढंग से पूछा। मैं तुम जितनी अमीर नहीं हूँ, मैंने केवल 500 लाख दान किए, यशिका सेन ने शर्मिंदगी से कहा। 500 लाख और कोई पैसे नहीं? मुझे लगता है तुम छोटी सी अमीर महिला हो। सिया कपूर ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। क्या यह इच्छा में साइन इन नहीं है? प्रति वर्ष 5000 लाख की निश्चित तनख्वाह है, तो मुझे थोड़ा और दान करना ही था, यशिका सेन ने जीभ निकालते हुए कहा। मैंने बस 1 लाख दान किया, सिया कपूर ने भी अपने दान का खुलासा किया। जल्दी बताओ तुमने क्या दान किया? सिया कपूर और यशिका सेन ने सीधे अर्जुन दास की ओर देखा। मैंने बस 10 अरब दान किए, अर्जुन दास ने शांति से कहा। तीनों के ठीक बगल में एक पुरुष स्टार अपने शरीर को हिलाने से रोक नहीं पाया। वह पहले तीनों के साथ बातचीत करना चाहता था, दोस्ती करने के लिए, लेकिन तीनों की बातचीत को गलती से सुनने के बाद वह जल्दी से चले जाना चाहता था। डर था कि आसपास के 3 लोग उसे नोटिस करें और पूछें कि उसने क्या दान किया। अभिनेता की प्रार्थना के तहत इस साल का बाजार चैरिटी गाला समाप्त हुआ। जो तीनों अर्जुन दास जा रहे थे, उन्हें नायर कंसोर्टियम ने रोक लिया। अभी जल्दी है, तुम तीनों मेरे साथ रात का खाना खा सकते हो, नायर कंसोर्टियम ने दयालुता से कहा। अर्जुन दास ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सिया कपूर की ओर देखा। सिया कपूर ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, तुम दोनों खाओ, यशिका और मैं रात में नहीं खाते, हमें वजन कम करना है। तो तुम दोनों का नसीब नहीं, मैंने जो शेफ बुलाया है, नायर कंसोर्टियम ने कंधे उचकाए। अगली बार बना लेना, सिया कपूर ने नायर कंसोर्टियम से कहा और फिर अर्जुन दास की ओर देखा। तो यशिका और मैं पहले चले जाएंगे, मैं आज रात उसके यहाँ जाऊंगी। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना, अर्जुन दास ने सिर हिलाया। वास्तव में अर्जुन दास भी नायर कंसोर्टियम से कुछ सवाल पूछना चाहता था। नायर कंसोर्टियम ने ज्यादा डींगे नहीं हाँकी, जैसा कि अपेक्षित था। उसने एक शेफ को बुलाया और एक के बाद एक उत्तम भोजन बनाया। अर्जुन दास के पेट भरने के बाद उसने नायर कंसोर्टियम से कहा, मैं वाकई में नहीं देख सकता था कि तुम एक परोपकारी हो। नायर कंसोर्टियम ने मुस्कुराया और बोला, क्या तुम बाजार चैरिटी गाला की बात कर रहे हो? यह मैंने नहीं किया, बल्कि मेरी चाची ने। मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध परोपकारी हैं। बूढ़े को खुश करने के लिए मेरी चाची ने विदेश से कुछ तरीके उधार लिए और ऐसा चैरिटी गाला आयोजित किया। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों बाद भारत में इसका प्रभाव इतना बड़ा हो जाएगा। अब इसे मेरी चाची ने मुझे सौंप दिया है।
बुरा नहीं। अर्जुन दास ने अपना गिलास उठाया और नायर कंसोर्टियम की ओर सिर हिलाया, फिर उसे पी गया। अर्जुन दास का गिलास शराब नायर कंसोर्टियम के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी, और जो कोई भी ईमानदारी से चैरिटी करता है वह प्रशंसा के योग्य है। लेकिन नायर कंसोर्टियम अर्जुन दास की श्रद्धांजलि से थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, वास्तव में ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। गाला की वार्षिक धनराशि ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकती। ऐसा कैसे? इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया ना। अर्जुन दास को विश्वास नहीं हुआ। वार्षिक धनराशि केवल लगभग 2000 लाख रुपये है। नायर कंसोर्टियम ने सिर हिलाया और बोला, मुझे विश्वास नहीं, लेकिन अंत में इतने लोगों ने सैकड़ों लाखों का दान किया, अर्जुन दास ने कहा। अर्जुन दास की बात सुनकर नायर कंसोर्टियम ने सिर हिलाया और बोला, तुम यहाँ की गुप्त बातें नहीं समझते। यहाँ बहुत सारे लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं और वे सिर्फ एक्सपोजर की तलाश में हैं। बात करते करते एक नौकर आया और नायर कंसोर्टियम को एक दस्तावेज सौंपा। इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद नायर कंसोर्टियम ने आश्चर्य से अर्जुन दास की ओर देखा और बोला, तुमने 10 अरब दान किए। नायर कंसोर्टियम के उत्साह के विपरीत अर्जुन दास ने बहुत शांति से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा? और यह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों और बच्चों के लिए है जो शिक्षा का समर्थन करते हैं। मैंने कुछ लोगों को माना है, लेकिन तुम, अर्जुन दास, मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। नायर कंसोर्टियम ने गंभीरता से कहा। हट जा, इतना भावुक मत हो, अर्जुन दास ने घृणा से कहा। नायर कंसोर्टियम ने मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में दस्तावेज सौंपा और बोला, दान के विवरण देखो और तुम्हें पता चलेगा कि मेरा पहले क्या मतलब था। उत्सुकता में अर्जुन दास ने दस्तावेज लिया, इसे ध्यान से पढ़ा और अपनी आंखें चौड़ी करने से रोक नहीं पाया। उसने सोचा था कि अंतिम कड़ी में 20 से कम लोगों ने दान किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज रात चैरिटी गाला में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। इन 20 लोगों में अर्जुन दास के अलावा वह स्टार परोपकारी जो सबसे पहले मंच पर आया और कहा कि वह 3 स्कूलों को दान देगा, ने सबसे ज्यादा दान दिया। उसने 1200 लाख दान किए। फिर बाकी में सबसे ज्यादा 300 लाख थे और 3 लोग थे, और बाकी लोगों ने 10,000 रुपये से 100 लाख के बीच दान किया। इन फंड्स को पिछले चैरिटी नीलामी के फंड्स में खर्चों को घटाने के बाद जोड़ा गया, और जैसा नायर कंसोर्टियम ने कहा, वाकई में केवल 2000 लाख बचे थे। बेशक अर्जुन दास का दान उसमें से निकाला गया था। इस सूची में अर्जुन दास ने एक परिचित नाम देखा, वैष्णवी तिवारी, जिसने वास्तव में 15 रुपये दान किए। इतना छोटा और पूरा दान उस छोटी लड़की की तुलना में उसने अपनी पूरी कोशिश की। इसने वैष्णवी तिवारी, एक शुद्ध और धूप वाली लड़की, को अर्जुन दास पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। अब तुम समझ गए कि मैंने पहले क्या कहा था? नायर कंसोर्टियम ने असहाय होकर सिर हिलाया। नहीं, उस समय सैकड़ों लोगों ने मीडिया के सामने दान कार्ड दान बॉक्स में डाले। अर्जुन दास ने सिर हिलाया, अभी भी समझ नहीं पा रहा था। डाला तो था, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था, नायर कंसोर्टियम ने कहा। फिर वे एक एक करके कैमरे की ओर हाथ हिलाते थे और ऐसा लगता था जैसे उन्होंने 10 लाख दान किए हों। अर्जुन दास ने गुस्से में कहा, वे यहाँ एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हैं। फिर उन्हें डर नहीं कि तुम बाद में दान का विवरण प्रकाशित कर दोगे? अर्जुन दास ने मुख्य बिंदु पूछा। जब मेरी चाची विदेशी चैरिटी गाला से सीख रही थी, तब व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए बाद में विवरण प्रकाशित करने की प्रक्रिया नहीं थी, नायर कंसोर्टियम ने जवाब दिया। तो ये तुमने खुद मांगा? तुमने उन्हें इस तरह की सुविधा प्रदान की और इस तरह के चैरिटी आयोजन को एक घमंड मेला के रूप में इस्तेमाल करने दिया? अर्जुन दास ने कहा। पिछले साल ठीक थे, लेकिन हाल के वर्षों में यह ऐसा हो गया है। ये मुख्य रूप से मनोरंजन उद्योग के लोग हैं, नायर कंसोर्टियम ने निर्दोषता से कहा। मनोरंजन उद्योग में अब क्या गलत है? अर्जुन दास ने पूछा नहीं रह सका। इसके बारे में बात करते हुए नायर कंसोर्टियम ने अर्जुन दास को एक नज़र दी और बोला, क्या गलत है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी इच्छा हाल ही में मनोरंजन उद्योग में इतनी प्रसिद्ध है, तुमने डेक्कन प्रसारण ब्यूरो में विज्ञापन देने की हिम्मत की। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मनोरंजन उद्योग में क्या हुआ? ये सुनकर अर्जुन दास हंस पड़ा। इस मामले का जिक्र मत करो, मैं तुमसे अब पूछता हूँ, क्या तुम बाजार चैरिटी को ठीक से चलाना चाहते हो? बेशक, नायर कंसोर्टियम ने बिना सोचे कहा। तो इस सूची को प्रकाशित करो ताकि जिन्हें जनता की प्रशंसा मिलनी चाहिए उन्हें प्रशंसा मिले, और जो मजे के लिए आए हैं उन्हें उनके कर्मों का बुरा परिणाम मिले, अर्जुन दास ने धीरे से कहा। लेकिन इस तरह अनजाने में कई लोगों को नाराज कर देंगे, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भविष्य में कोई भी इस चैरिटी गाला में नहीं आएगा। नायर कंसोर्टियम ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। अर्जुन दास ने थोड़ा सोचा और बोला, जो लोग चैरिटी करने को इच्छुक हैं वे फिर भी आएंगे, और जो चैरिटी करने को इच्छुक नहीं हैं उनके आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन दास की बात सुनकर नायर कंसोर्टियम ने एक पल के लिए सोचा और बोला, तुम सही हो। कल सूची प्रकाशित होगी, मैं भी जोखिम लेने जा रहा हूँ। नायर कंसोर्टियम की बात सुनकर अर्जुन दास ने कहा, यहाँ तुम्हें फिर से टोस्ट करता हूँ, तुम एक मर्द माने गए। नायर कंसोर्टियम के साथ एक ड्रिंक करने के बाद
अर्जुन दास ने फिर कहा, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। क्या बात है? नायर कंसोर्टियम ने पूछा। मैं एक फंड स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए मुझे कुछ मुद्दों पर तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरकार तुम कुछ सालों से बाजार चैरिटी कर रहे हो और अनुभव और सहायता चैनलों के मामले में तुम्हारे फायदे हैं, अर्जुन दास ने कहा। वास्तव में चैरिटी के लिए फंड स्थापित करने का विचार अर्जुन दास को अभी अभी देखे गए छोटे वीडियो के बाद अचानक आया था। न केवल ये ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण इच्छा अंक अर्जित करने हैं। उस समय अर्जुन दास ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह दिल से ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता है, या तथाकथित इच्छा मूल्य के लिए, या दोनों के लिए। जो भी हो, तुम दोनों को प्राप्त कर सकते हो, तो क्यों न करो। फंड, इच्छा फंड? विक्रम मल्होत्रा ने पूछा। अर्जुन दास ने खुशी से कहा, ठीक है, मेरे लिए फंड का नाम सोच लो। यह मत बताओ कि फंड शुरू करने का तुम्हारा विचार अचानक लिया गया फैसला है। विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को अजीब नज़रों से देखा। मैंने पाया कि तुम में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, अर्जुन दास ने मुस्कराते हुए कहा। विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को देखा और बेबसी से कहा, तुमने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे फंड का स्रोत क्या है और पैसा कहाँ से आएगा। पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, अर्जुन दास ने लापरवाही से कहा। जब अर्जुन दास ने ये कहा तो उनकी अकड़ भरी मुद्रा ने विक्रम मल्होत्रा के दांतों में खटास पैदा कर दी। विक्रम मल्होत्रा ने शांत होने के बाद फिर कहा, दरअसल मेरे पास आज रात तुमसे बात करने के लिए कुछ और भी है। सुनाओ। अर्जुन दास ने मेज पर रखा एक और संतरा उठाया, उसे छीला और अपने मुंह में डाल लिया। यह एक व्यावसायिक सहयोग है। हमारा नायर कंसोर्टियम तुम्हारे इच्छा समूह के साथ मिलकर लातूर जिला विकसित करना चाहता है, विक्रम मल्होत्रा ने बिना लागल पेट के सीधे कहा। दरअसल विक्रम मल्होत्रा ने भी अर्जुन दास के स्वभाव को कुछ हद तक समझ लिया था। वह एक सीधा सादा व्यक्ति है जो टालमटोल पसंद नहीं करता। क्यों? अर्जुन दास ने पूछा। क्योंकि मैं लातूर जिला में बाद के चरण में स्वास्थ्य देखभाल और आवास उद्योग के बारे में आशावादी हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीनियर सिस्टर सिया कपूर वहाँ विकास शुरू कर रही हैं। इसके अलावा हमारी भेजी गई शोध टीम के परिणाम भी इस बार हमारे कंसोर्टियम के कदम उठाने का कारण हैं, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। तो तुम्हें अपनी सीनियर सिस्टर सिया कपूर से सीधे बात करनी चाहिए, अर्जुन दास ने कहा। अर्जुन दास की बात सुनकर विक्रम मल्होत्रा ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने पहले ही कोशिश की, लेकिन मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया गया। सिया कपूर ने मना करने का क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे की कमी नहीं है, हमारे साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं, विक्रम मल्होत्रा ने शर्मिंदगी से कहा। जब तक नायर कंसोर्टियम कदम उठाने को तैयार है, कोई भी कंपनी या स्थानीय सरकार इसका स्वागत करती है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि यह मामला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा नायर कंसोर्टियम बहुत ईमानदारी से काम करता है, विक्रम मल्होत्रा ने ईमानदारी से कहा। तो तुम्हारा निवेश रणनीतिक इरादा क्या है? अर्जुन दास ने पूछा। हमारे निवेश की दिशा वास्तव में तुम्हारी इच्छाओं के साथ टकराव नहीं करती। हम लातूर जिला को विश्व स्तरीय खाद्य, फल और सब्जी आधार बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारा नायर कंसोर्टियम पहले एक बड़ा चेन रिटेल सुपरमार्केट था, इसलिए यह आधार निर्माण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंसोर्टियम के भविष्य में रिटेल उद्योग में मजबूती से खड़े होने की कुंजी है, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। विश्व स्तरीय खाद्य, फल और सब्जी आधार और सेलेनियम युक्त स्वस्थ खाद्य उद्योग श्रृंखला। तो तुम्हारे आधार निर्माण का मॉडल क्या है? अर्जुन दास के सवाल के सामने विक्रम मल्होत्रा ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी परिकल्पना के मॉडल को अर्जुन दास को विस्तार से बताया। सुनने के बाद अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा से कहा, तुम्हारी बात सुनने के बाद ये हमारे इच्छा समूह के साथ सहयोग करने या न करने से कोई लेना देना नहीं है। तुम पूरी तरह से हमारे इच्छा समूह को बाईपास करके स्थानीय सरकार से बात कर सकते हो। तुम्हें लगता है हमने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम इसे बाईपास नहीं कर सकते। बात न करें। वर्तमान लातूर जिला परिषद केवल तुम्हारे इच्छा समूह को ही मान्यता देती है और हमारे खाद्य, फल और सब्जी आधार का निर्माण तुम्हारी रोशनी पर निर्भर करता है। सारी सेलेनियम युक्त जमीन तुम्हारे इच्छा समूह ने खरीद ली है। हालांकि स्थानीय निवासियों की खेती की जमीन भी सेलेनियम युक्त है, लेकिन वह जमीन तुमने उन्हें मुफ्त में उधार दी है। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी इच्छा को संतुष्ट कर सकता है? विक्रम मल्होत्रा थोड़ा परेशान था। इतनी देर सुनने के बाद अर्जुन दास को आखिरकार समस्या का मूल समझ में आया। नायर कंसोर्टियम लातूर जिला में खाद्य, फल और सब्जी आधार स्थापित करना चाहता है। वास्तव में ये सेलेनियम युक्त और स्वस्थ भोजन के रूप में प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश है, लेकिन अब सारी सेलेनियम युक्त जमीनें इच्छा समूह की हैं। इसलिए इस आधार का निर्माण इच्छा समूह के बिना नहीं हो सकता। ये समझने के बाद अर्जुन दास की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यह सहयोग असंभव नहीं है, लेकिन एक शर्त है। वह ये कि तुम्हें स्थानीय लोगों को विकास और समृद्धि की ओर ले जाना होगा।
अगर तुम इस स्तर को बाईपास करते हो तो सहयोग की कोई बात नहीं होगी। वास्तव में अर्जुन दास की योजना में ग्रामीण निवासियों की संपत्ति का स्रोत सेलेनियम युक्त फल और सब्जियां उगाना है, लेकिन औद्योगिक श्रृंखला एक कमी है, जबकि नायर कंसोर्टियम इस क्षेत्र में मजबूत है। अगर नायर कंसोर्टियम को भाग लेने दिया जाए तो औद्योगिक श्रृंखला की कमी हल हो जाएगी। लेकिन अर्जुन दास को एक शर्त रखनी थी कि नायर कंसोर्टियम को स्थानीय ग्रामीणों को साथ लाना होगा। इस तरह अर्जुन दास का इच्छा मूल्य तेजी से बढ़ सकता है। नहीं, स्थानीय लोग समृद्ध जीवन जी सकते हैं। क्या यही एकमात्र शर्त है? और कुछ नहीं। विक्रम मल्होत्रा को विश्वास नहीं हुआ। विशिष्ट विवरण के लिए तुम अपनी सीनियर सिस्टर सिया कपूर से चर्चा कर सकते हो, लेकिन मेरी शर्त सहयोग की पूर्व शर्त है। अर्जुन दास ने थोड़ा सोचकर कहा। विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुमने जो शर्त बताई मैं उसका वादा अब कर सकता हूँ। वास्तव में यह कोई शर्त नहीं है। जब हमने इस औद्योगिक आधार की योजना बनाई तो स्थानीय निवासी इस आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस मामले में ये तय है। विशिष्ट मामलों के लिए तुम सिया कपूर से बात कर सकते हो। वह इच्छा समूह में सब कुछ संभालती है और मैं वास्तव में अपनी सीमा से बाहर जा रहा हूँ। अर्जुन दास मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और कहा, मैं पहले जाता हूँ। आज रात की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। वास्तव में देर हो चुकी थी और विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को नहीं रोका और किसी को अर्जुन दास को वसंत विहार में वापस भेजने के लिए कहा। जब अर्जुन दास वसंत विहार लौटा तो सुबह का 1 बजा था। वह चुपके से अंदर आया ताकि किसी को परेशान न करे। लेकिन जैसे ही अर्जुन दास अंदर आया, सामने के हॉल की लाइट जल गई। वापस आ गए। ये सुमन मेहरा थी जो सामने के हॉल के सोफे पर दिखाई दी। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? अर्जुन दास ने लापरवाही से पूछा। अभी टीवी देख रही थी, सोफे पर ही सो गई, सुमन मेहरा ने समझाया। बोलने के बाद सुमन मेहरा अपने बेडरूम की ओर चली गई। अर्जुन दास मौके पर खड़ा रहा और अचानक पुकारा, सुमन। क्या हुआ? सुमन मेहरा तुरंत मुड़ी और पूछा। उसका चेहरा बहुत उत्साहित था। अर्जुन दास वह नहीं कह सका जो वह पहले कहना चाहता था, बल्कि कहा, शुभ रात्रि। सुमन मेहरा ने भी जवाब दिया, शुभ रात्रि। अर्जुन दास को पता था कि सुमन मेहरा उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह इन दिनों वसंत विहार में वापस नहीं आया था, बल्कि सिया कपूर के यहाँ रुका था। उसे सुमन मेहरा की अपनी भावनाओं का अच्छी तरह से पता था, लेकिन कुछ चीजें छूट जाने के बाद वास्तव में छूट जाती हैं। अगले दिन मनोरंजन उद्योग के सभी मीडिया ने पिछले रात के बाजार चैरिटी गाला के भव्य आयोजन की खबरें देने के लिए दौड़ लगाए। प्रत्येक कलाकार की ऑपरेशन टीम ने भी अपने अपने कलाकारों के सभी प्रकार के कार्यों को व्यक्तिगत रूप से हाईलाइट किया। वास्तव में हर छोटी मोटी उपलब्धि को अनगिनत बार बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करना पड़ता था, और जैना मल्होत्रा वास्तव में सुर्खियों में छा गई। लेकिन जैसा कि हुआ, वह पहली सेलिब्रिटी कलाकार थी जिसे बीच में ही आयोजन स्थल से बाहर निकाला गया। जैना मल्होत्रा की टीम ने तुरंत बाजार चैरिटी के कुटिल कृत्यों की निंदा की, और बाजार की ऑपरेशन टीम भी कोई कम नहीं थी। दोनों पक्षों ने ऑनलाइन अपनी अपनी बातें कही। कुछ समय के लिए ये लड़ाई बराबरी की थी। जब दोनों पक्ष बराबरी पर थे, जैना मल्होत्रा की कंपनी ने कदम उठाया और उसी कंपनी के अन्य सेलिब्रिटी बाहर कूद पड़े। बाजार चैरिटी पर तरह तरह के अनैतिक व्यवहारों का आरोप लगाया और ये बाजार चैरिटी के चैरिटी फंड के गलत उपयोग के मुद्दे तक फैल गया। इस समय बाजार चैरिटी अचानक गायब हो गया और अब जैना मल्होत्रा ने जीत का फायदा उठाया और बाजार चैरिटी को जमीन पर पटक दिया। और इस तरह की जनमत की अगुवाई में जो लोग पहले दर्शक थे, वे धीरे धीरे जैना मल्होत्रा के पक्ष में खड़े होने लगे और बाजार चैरिटी की निष्पक्षता और न्याय पर सवाल उठाए गए। जैना मल्होत्रा की कंपनी के लिए जैना मल्होत्रा इन दिनों निश्चित रूप से आसानी से चल रही थी। इस तरह के उथल पुथल के बाद उनके करियर को बहुत लाभ हुआ और वह इस समय सबसे लोकप्रिय प्रथम श्रेणी की स्टार बन गई। एक के बाद एक फिल्म और टेलीविजन विज्ञापन अनुबंध उनके पास आने लगे। लैन दीदी, बाजार ने आपके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसी कंपनी की एक तृतीय श्रेणी की सेलिब्रिटी ने तारीफ की। बिल्कुल, देखो तो हमारी लैन दीदी कौन है। जैना मल्होत्रा की सहायक ने सिर उठाकर गर्व से कहा। ठीक है, इस छोटी सी बात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि जैना मल्होत्रा ने कहा कि वह इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन उनके चेहरे का भाव बहुत ही आनंदित था। लेकिन इस समय जैना मल्होत्रा की टीम का एक कर्मचारी घबराहट में दौड़ता हुआ आया और कहा, लैन दीदी, बुरा हुआ। बाजार पागल हो गया है। जैना मल्होत्रा ने सख्ती से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों ठीक नहीं हूँ? नहीं लैन दीदी, ये बाजार की तरफ से है। कर्मचारी अपनी तत्काल बात पूरी करने से पहले जैना मल्होत्रा ने फिर कहा, बाजार के साथ क्या गलत है? बाजार ने पिछले 3 चैरिटी गालाओं के लिए फंडरेजिंग का विवरण और बाजार चैरिटी की प्रत्येक चैरिटी गतिविधि के लिए दान के उपयोग का लेखाजोखा घोषित किया है। अब इंटरनेट पर हंगामा मच गया है। कर्मचारी ने आखिरकार वह कह दिया जो कहना चाहता था।
क्या? जेना मल्होत्रा सोफे से उछल पड़ी, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय इंटरनेट पर, जैसा कि कर्मचारी ने कहा, हंगामा मच गया। एक चैट रूम में एक नेटिजन ने कहा, जाओ देखो, बाजार चैरिटी ने बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम? और कौन सा बड़ा कदम हो सकता है? एक भ्रष्ट चैरिटी पार्टी दुनिया को उलट पुलट कर देगी। बिल्कुल वही। इस समय एक नेटिजन ने बाजार द्वारा प्रकाशित सामग्री का स्क्रीनशॉट भेजा। वाह, इतना बड़ा खेल! मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी जाता हूँ। एक बड़े सेलिब्रिटी मनोरंजन मंच में। वाह, मुझे धोखा दिया गया। बाजार चैरिटी ने हर पैसे को चैरिटी के लिए खर्च किया और यहाँ तक कि अपनी जेब से भी भुगतान किया। नहीं, देखो, इस सूची में जेना मल्होत्रा का नाम ही नहीं है। इस समय एक नेटिजन जिसे जादू की शक्ति नहीं पता थी, ने पिछले 3 बाजार चैरिटी गाला की सभी समूह तस्वीरें निकालीं। इन 2 तस्वीरों को देखो। जेना मल्होत्रा बीच में खचाखच भरे क्षेत्र में है, इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है, एक पैसे का दान किए बिना इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है। उनके चरित्र में वाकई कुछ गड़बड़ है। अजीब। तीसरी तस्वीर में जेना मल्होत्रा क्यों नहीं है? ऊपर वाले, क्या तुम मूर्ख हो? इस साल जेना मल्होत्रा को बीच में ही बाहर निकाल दिया गया था, वह कैमरे पर तस्वीर कैसे ले सकती थी? अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए चरित्र में समस्या वाले व्यक्ति के साथ। वही, क्या सभी ने गलत समझा? जेना मल्होत्रा ऐसी चीज कैसे कर सकती हैं? बाजार जरूर धोखा दे रहा है। क्या तुम मूर्ख हो? जरा धोखा देने की कोशिश करो। अगर तुम जेना मल्होत्रा का नाम साफ करना चाहते हो तो तुम्हें सबूत दिखाना होगा। जेना मल्होत्रा पर भरोसा करें और बाजार चैरिटी की निंदा करें। इस तरह का प्रचार दूसरों की गोपनीयता का अपमान है। ऊपर वाले, अपनी बहन के घर जाओ और गोपनीयता की बात करो। सूची में नामी दानदाताओं ने गोपनीयता मांगने के लिए बाहर नहीं कूदा। तुमने एक पैसा भी दान नहीं किया और गोपनीयता मांग रहे हो। अगर ऊपर वाला ठीक है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अन्य सितारों के मंचों में, क्या तुमने देखा, मेरे परिवार का विवेक श्रीवास्तव हर साल चुपके से दान देता है। समूह तस्वीर देखो, मेरा विवेक श्रीवास्तव बिना किसी झगड़े के किनारे खड़ा है। विवेक श्रीवास्तव, अच्छा काम। मैं अब से तुम्हारा कट्टर प्रशंसक हूँ। वही, इस रास्ते से प्रशंसक बन गया। विवेक श्रीवास्तव की अगले महीने एक फिल्म आ रही है और मुझे जरूर इसका समर्थन करना है। कुछ और नहीं, विवेक श्रीवास्तव के लिए इतने कम प्रोफाइल में चैरिटी करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव का समर्थन करें, विवेक श्रीवास्तव का समर्थन करें। वाह यशिका सेन, तुम ऐसी औरत हो, मुझे नहीं पता था। मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। प्रशंसक से नफरत में बदल गया। लोहे का मुर्गा कभी एक बाल भी नहीं निकालता। चैरिटी गाला को शो की तरह लेना घृणित है। इस तरह की चर्चाएं हर बड़े चैट रूम में हो रही थीं। नेटिजन्स में न्याय की तीव्र भावना थी और जिन सेलिब्रिटीज ने लगातार 3 बार एक पैसा भी नहीं दिया, उन्हें जमकर गालियां दी गईं। और यह भी बहुत अजीब था, जो लोग दान करते थे वे समूह तस्वीर के दोनों तरफ खड़े थे, जबकि जो नहीं देते थे वे बीच में मुस्कुराते हुए खड़े थे। बाजार चैरिटी, जिसे कुछ दिनों तक निशाना बनाया गया था, इन डेटा सेट्स को जारी करने के बाद तुरंत सफेदी में आ गया और नेटिजन्स को उन सेलिब्रिटी कलाकारों के खिलाफ क्रूसेड करने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने आगे आकर उनकी निंदा की थी। इस समय कुछ नेटिजन्स ने पाया कि नवीनतम दान सूची में किसी ने 10 अरब दान किए थे। ये कौन है? मैंने नाम सुना है। जल्दी बाहर आओ। ऊपर वाले, छिपाओ मत। क्या तुम सिर्फ उस परिवार का मांस उजागर करना नहीं चाहते ताकि तुम उनके लिए बंदर पैदा कर सको? ये अर्जुन दास कौन है? लाल मानव खोज आदेश जारी कर रहा हूं, अर्जुन दास की तलाश में। अर्जुन दास को इस समय नहीं पता था कि वह इंटरनेट पर प्रसिद्ध अरब भाई बन गया था। इस दौरान कई लोगों ने बाहर कूदकर कहा कि वे अर्जुन दास हैं, लेकिन तेज नज़र वाले नेटिजन्स ने सभी को भेद लिया। इसमें किसी ने अर्जुन दास की पहचान की घोषणा भी की, लेकिन वह लहरों में डूब गया, बिना एक लहर तोड़े। सिया कपूर और यशिका सेन भी इस घटना का फायदा उठाकर लोकप्रिय हो गईं। अचानक मनोरंजन उद्योग में सितारों का पूरी तरह से फेरबदल हो गया। पहले जो सितारे और कलाकार गुमनाम थे वे तुरंत सबसे लोकप्रिय बन गए, जबकि पहले लोकप्रिय सितारे जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। बाजार चैरिटी के फंडरेजिंग विवरण की घोषणा के कारण जिन सेलिब्रिटी कलाकारों की लोकप्रियता में भारी कमी आई थी, उन्होंने बाजार चैरिटी के साथ दोष ढूंढने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी ने एकमत होकर यह माना कि जेना मल्होत्रा और उनकी कंपनी ने बाजार को जल्दबाजी में डेटा जारी करने के लिए मजबूर किया। इसलिए उन्होंने अपनी सारी नाराजगी जेना मल्होत्रा और उनकी कंपनी पर निकाल दी। अंत में जेना मल्होत्रा की कंपनी को अन्य कंपनियों द्वारा लगातार दबाया गया। दबाव में कंपनी ने सारी जिम्मेदारी जेना मल्होत्रा पर डाल दी और उनकी कंपनी ने इंटरनेट पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि जेना मल्होत्रा ने अपनी व्यक्तिगत गलतियों के कारण कंपनी को धोखा दिया, जिससे कंपनी और समाज पर अत्यंत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जेना मल्होत्रा को निकाल दिया गया।
इसके अलावा जैना मल्होत्रा ने पहले जो विभिन्न अनुबंध किए थे वे सभी उनके अपने कारणों से गंभीर उल्लंघन का कारण बने और जैना मल्होत्रा से हर्जाना मांगा गया। इस तरह जैना मल्होत्रा दिवालिया हो गई और लोगों की नज़रों से गायब हो गई। इस मामले का प्रेरक अर्जुन दास वर्तमान में ध्रुव यादव और तेजस रावत के साथ एक ऑनलाइन गेम में लड़ रहा था। जब अर्जुन दास ने अनजाने में मनोरंजन उद्योग को उलट-पुलट कर दिया, डेक्कन सिटी में सरकारी तंत्र में भी उतार चढ़ाव हो रहा था। अंत में नगर समिति के सचिव विश्वनाथ रेड्डी को स्थानांतरित कर दिया गया और एक नए पार्टी सचिव सूर्यकांत मिश्रा को लाया गया। हाल ही में अर्जुन दास ने आखिरकार शांति बरती और बाहर आकर परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया। इससे डेक्कन सिटी की भूमिगत ताकतों को राहत की सांस मिली। कुछ समय पहले अर्जुन दास के चैतन्य मोरे ने सभी रास्तों को ध्वस्त कर दिया और राठौर परिवार के साथ संपर्क रखने वाली भूमिगत ताकतों को सीधे तौर पर धमकाया। जिन्हें शामिल किया गया वे बढ़ते हुए इच्छा सुरक्षा लिमिटेड के सदस्य बन गए। जब अन्य ताकतें डर में थीं, डेक्कन सिटी की एक और पागल कुत्ते की भूमिगत ताकत चैतन्य मोरे ने चुपके से अपना चेहरा बदल लिया और सुरक्षा कंपनी का सदस्य बन गया। इससे लोगों को धमकी मिली कि डेक्कन सिटी की भूमिगत ताकतें केवल नामात्र की रह गई थीं। जब बाकी ताकतें अपनी पीठ के बल लड़ने वाली थीं, लक्ष्य शेट्टी ने उन्हें नहीं छुआ या कहें तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। किसी भी तरह वे आखिरकार इस आपदा से बच गए, लेकिन सुरक्षा के विचार से वे बहुत संयमित थे, जिससे हाल ही में डेक्कन सिटी में सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। इस दिन अर्जुन दास अकेले टहलने निकला। अब जबकि डेक्कन सिटी की स्थिति स्थिर थी, अर्जुन दास को बाहर जाने के लिए ध्रुव यादव या तेजस रावत की संगति की जरूरत नहीं थी। इस समय अर्जुन दास उस चरण में पहुंच गया था जहां उसके पास करने को कुछ नहीं था और वह इधर उधर घूमना पसंद करता था, संभावित व्यावसायिक अवसरों की खोज करता था ताकि इच्छा अर्जित कर सके। एक धूप वाले दिन अर्जुन दास एक सड़क पर बस स्टॉप पर टहलते हुए पहुंचा। उसने पाया कि एक अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु का व्यक्ति बस स्टॉप के आसपास बिखरे सिगरेट के टुकड़ों को लगातार झुककर उठा रहा था। इसने अर्जुन दास की तीव्र जिज्ञासा को जगाया। कुछ देर बाद मध्यम आयु के व्यक्ति ने आखिरकार अपने आसपास के सभी सिगरेट के टुकड़े उठा लिए और उन्हें पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मध्यम आयु का व्यक्ति जाने के लिए मुड़ा, बस स्टॉप के नीचे इंतजार कर रहे 1 इंच कटे बालों वाले युवक ने अपने हाथ में सिगरेट का टुकड़ा उसके पैरों के पास फेंक दिया। ये दृश्य उस मध्यम आयु के व्यक्ति ने देख लिया जो जाने वाला था। मध्यम आयु का व्यक्ति सिर हिलाकर इंच कटे बालों वाले व्यक्ति के पास गया। जब वह फिर से सिगरेट का टुकड़ा उठाने के लिए झुका तो इंच कटे बालों वाले व्यक्ति ने सिगरेट के टुकड़े पर पैर रख दिया। मैंने कहा, तुम घृणित व्यक्ति को कहीं और जाकर परेशान करो और मेरी आंखों के सामने नाचना बंद करो। इंच कटे बालों वाले व्यक्ति ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। मध्यम आयु का व्यक्ति सीधा हुआ, इंच कटे बालों वाले व्यक्ति को देखा और धैर्यपूर्वक कहा, देखो ये कूड़ेदान तुम्हारे ठीक सामने है और अपने सिगरेट के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंकने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इस तरह शहर सिगरेट के टुकड़ों के साथ और बेहतर होगा। लेकिन इंच कटे बालों वाले व्यक्ति ने सिर झुकाकर मध्यम आयु के व्यक्ति को देखा और कहा, हो गया, ये तुम्हारा कोई काम नहीं। मुझे सिगरेट के टुकड़े फेंकने में मजा आता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम जैसे लोग मुझे बीमार करते हो। इंच कटे बालों वाले व्यक्ति ने बोलने के बाद सिर घुमाया और जमीन पर थूक दिया। मध्यम आयु के व्यक्ति ने इंच कटे बालों वाले व्यक्ति की उकसावे की हरकत देखी, लेकिन फिर भी उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि नर्म स्वर में कहा, युवक, मैंने तुम्हारे खिलाफ सिगरेट के टुकड़े नहीं उठाए और न ही मैं चाहता हूं कि तुम अपने सिगरेट के टुकड़ों को इस कूड़ेदान में फेंकने के लिए दोषी महसूस करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा सुझाव है। तुम्हें ये सिगरेट का टुकड़ा उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया अपने पैर उठाओ और मुझे इसे उठाने दो। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से सिगरेट के टुकड़े के कारण शहर की सुंदरता नष्ट हो। इंच कटे बालों वाला व्यक्ति इस समय थोड़ा भ्रमित था। सामने खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति के सामने उसे लगा कि उसे नैतिक रूप से आंका गया है। पागल! इंच कटे बालों वाला व्यक्ति अनिच्छा से अपने पैरों के नीचे का सिगरेट का टुकड़ा उठाया और चला गया और कूड़ेदान के पास से गुजरते समय उसे उसमें फेंक दिया। पागल! वाक्य के सामने मध्यम आयु का व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे उसने वह वाक्य सुना ही नहीं। उसने पास में खड़े धूम्रपान करने वालों को देखा। ये धूम्रपान करने वाले मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए और वे कूड़ेदान के और करीब चले गए, जिसका मतलब था, इस सिगरेट को पीने के बाद निश्चित रूप से इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। मध्यम आयु का व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बल्कि वह आगे बढ़ता रहा। ये सिर्फ इतना था कि वह रास्ते में जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े उठाता रहा। इस मध्यम आयु के व्यक्ति का अजीब व्यवहार अर्जुन दास का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। इसलिए अर्जुन दास मध्यम आयु के व्यक्ति का पीछा करता रहा। किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए मध्यम आयु का व्यक्ति 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता रहा। रास्ते में सभी सिगरेट के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करता रहा। शायद थक गया था और जब वह एक आज़ाद मैदान से गुजर रहा था तो मध्यम आयु का व्यक्ति आखिरकार एक पार्क बेंच पर आराम करने के लिए बैठ गया।
इस समय अर्जुन दास आगे बढ़ा और मध्यम आयु के व्यक्ति को मिनरल वाटर की एक बोतल दी। मध्यम आयु का व्यक्ति अर्जुन दास को आश्चर्य से देखा और फिर अर्जुन दास का मिनरल वाटर ले लिया। अर्जुन दास ने भी लापरवाही से अपने हाथ में मिनरल वाटर की बोतल खोली और मध्यम आयु के व्यक्ति के बगल में बैठ गया। दोनों बहुत अजीब थे और एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन पानी पीते समय एक दूसरे को देखते रहे। तुम बहुत अजीब हो, आखिरकार अर्जुन दास ने पहले बोला। कैसे अजीब? मध्यम आयु के व्यक्ति ने सपाट स्वर में कहा। अर्जुन दास ने एक और घूंट पानी लिया और फिर कहा, मैंने बहुत से लोगों को सिगरेट के टुकड़े उठाने जैसा कुछ करते देखा है, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य वह नहीं होता जो उन्होंने शुरू में किया था। ये लोग ऐसा करने के बाद नैतिक उच्चता पर खड़े होकर दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस रास्ते पर वे भी आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। चूंकि वे आधे रास्ते में छोड़ देते हैं तो उन्हें दूसरों को आंकने का क्या अधिकार है? क्या मैं ऐसा हूँ? मध्यम आयु के व्यक्ति ने रुचि के साथ पूछा। नहीं, मैंने पहले सोचा था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, लेकिन जब तुमने उस युवक का सामना किया जिसने तुम्हें उकसाया, तुमने उसकी आलोचना नहीं की। इसके बजाय तुमने उम्मीद की कि वह तुम्हारी तरह सिगरेट के टुकड़े उठाए और फेंके। हालांकि उस इंच कटे बालों वाले लड़के का व्यवहार बहुत ज्यादा था, लेकिन उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए उन लोगों की तरह समझा जो दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। इस दृष्टिकोण से उसने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की। ये दिखाता है कि उसमें हर चीज को चुनौती देने का चरित्र है। और उसने आखिर में वह सिगरेट का टुकड़ा उठा लिया। अर्जुन दास ने धीरे धीरे कहा। अर्जुन दास के बोलने के बाद मध्यम आयु के व्यक्ति की आंखों में एक चमक आए और उसने कहा, तो तुमने इतना कुछ कहा, तुम क्या व्यक्त करना चाहते हो? मध्यम आयु के व्यक्ति की बात सुनने के बाद अर्जुन दास मुस्कुराया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम जैसे लोगों की दिल से प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ सिगरेट के टुकड़े उठाने की योजना बना रहे हो? मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। मध्यम आयु के व्यक्ति की बात सुनने के बाद अर्जुन दास ने सिर हिलाया और कहा, सिगरेट के टुकड़े उठाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। ओह, तुम्हारा तरीका? मैं वाकई इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मध्यम आयु के व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ में मिनरल वाटर की बोतल उठाए और कहा, वैसे धन्यवाद, यह पानी बहुत मीठा है। मध्यम आयु के व्यक्ति की आखिरी बात सुनने के बाद अर्जुन दास ने अपने हाथ में साधारण मिनरल वाटर का एक और घूंट लिया और मुस्कुराया, वाकई मीठा है। पानी पीने के बाद मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा हुआ और अर्जुन दास से कहा, ठीक है, मुझे सिगरेट के टुकड़े उठाने चाहिए। अर्जुन दास अभी भी बेंच पर बैठा रहा, बिना उठे, लेकिन सिर हिलाया। मध्यम आयु के व्यक्ति के कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक अर्जुन दास की ओर मुड़ा और कहा, युवक, मैं तुम्हारे सिगरेट के टुकड़े उठाने के तरीके की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम जल्द ही देखोगे, मैं वादा करता हूँ। अर्जुन दास मुस्कुराया। मध्यम आयु का व्यक्ति अर्जुन दास को देखा और कुछ नहीं कहा, मुड़ा और चला गया, अपनी सिगरेट के टुकड़े उठाने की यात्रा जारी रखी। मध्यम आयु के व्यक्ति के चले जाने के बाद अर्जुन दास खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। इस समय मध्यम आयु का व्यक्ति अभी भी समय समय पर दिखने वाले सिगरेट के टुकड़ों को झुककर उठा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक सिगरेट का टुकड़ा उठाया, उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर एक और सिगरेट का टुकड़ा था और वह आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने जल्दी से सिगरेट का टुकड़ा उठा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अगले सिगरेट का टुकड़ा उठाने चला गया। इस व्यक्ति के बाद 150 के दशक में व्यक्ति ने सड़क के दोनों ओर समय समय पर फल के छिलके और कागज के टुकड़े उठाए। मध्यम आयु का व्यक्ति एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने अपनी नजरें उठाईं और पाया कि न केवल इस सड़क पर, बल्कि सामने वाली सड़क पर भी 1 दर्जन से कम लोग जमीन पर बिखरे कचरे को उठाने के लिए झुक रहे थे। इस दृश्य ने मध्यम आयु के व्यक्ति को बहुत झटका दिया। आखिरकार एक व्यक्ति की ताकत सीमित होती है और सिर्फ सिगरेट के टुकड़े उठाना बेकार है। अगर तुम्हें सिगरेट के टुकड़े उठाने हैं तो तुम्हें सड़क को साफ करना होगा। अर्जुन दास की आवाज मध्यम आयु के व्यक्ति के पीछे से आए। मध्यम आयु का व्यक्ति अर्जुन दास को, जो पास आ रहा था, घूरता रहा, कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहा, फिर गहरे स्वर में कहा, तुमने ये कैसे किया? जैसा मैंने कहा, मेरे पास मेरा अपना तरीका है। अर्जुन दास ने सवाल का जवाब दिया। मुझे फिर से प्यास लगी है, मेरे साथ एक और बोतल मिनरल वाटर पियो, इस बार मैं तुम्हें देता हूँ। मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। ठीक है, अर्जुन दास ने सहमति दी। पहले के पार्क की बेंच पर दोनों ने 2 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल बहुत मीठे ढंग से पी। बताओ, मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। अर्जुन दास मुस्कुराया और कहा, आखिरकार एक व्यक्ति की ताकत सीमित होती है, और ये शहर केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का शहर है। इसे और सुंदर बनाने के लिए अकेले सिगरेट के टुकड़े उठाना बेकार है। मुझे लगता है कि तुम सिगरेट के टुकड़े विशेष शौक के लिए नहीं उठा रहे हो। मध्यम आयु का व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, हाँ, मेरे पास ऐसी कोई आदत नहीं है। तो तुम्हारी अकेले की ताकत काफी नहीं है। इस शहर के सभी लोगों की ताकत को जुटाकर ही इसे और सुंदर बनाया जा सकता है।
और इस शहर के सभी लोगों की ताकत को जुटाने के दो ही तरीके हैं, एक है आध्यात्मिक स्तर, दूसरा है भौतिक स्तर। अर्जुन दास ने कहा, आध्यात्मिक स्तर, भौतिक स्तर? मध्यम आयु के व्यक्ति ने संदेहपूर्वक पूछा। मैं आध्यात्मिक स्तर पर कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए स्थानीय सरकार की ताकत चाहिए। मैं जो कर सकता हूं वह भौतिक स्तर पर है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो ये थोड़ा अश्लील है। ये सिर्फ पैसे देना है। भुगतान किए गए श्रम से लोग स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाते हैं। अर्जुन दास अंत में थोड़ा शर्मिंदा हुआ। भुगतान किया गया श्रम? हाँ, मैंने अभी 20 लोगों को ढूंढा, प्रत्येक को 1000 रुपये दिए और उनसे कहा कि इन 2 सड़कों को शाम 6 बजे तक सिगरेट के टुकड़ों, फल के छिलकों और कागज के टुकड़ों से मुक्त रखें। इसलिए तुमने अभी वह दृश्य देखा। अर्जुन दास ने कहा, तो तुमने पूरे 20,000 रुपये खर्च किए? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। मध्यम आयु का व्यक्ति अब पहले की तरह गंभीर नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए मजाक करने लगा। मैंने कहा था कि मेरा तरीका अश्लील है और यह मंच पर नहीं चल सकता, लेकिन मेरी क्षमता केवल भौतिक स्तर के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। अर्जुन दास ने सिर हिलाया। यह अश्लील नहीं है, वाकई बिल्कुल अश्लील नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे युवक हो जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके इन 2 सड़कों के लोगों को अलग महसूस कराने को तैयार है। मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा, बड़े भाई, तुम भी बहुत शानदार हो और अब तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। अर्जुन दास ने कहा, बड़े भाई? मध्यम आयु के व्यक्ति को नहीं पता था कि अर्जुन दास उसे इस तरह संबोधित करेगा, लेकिन किसी कारण से मध्यम आयु के व्यक्ति को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उसने कहा, तुम मुझे बड़े भाई कहते हो तो मैं तुम्हें छोटा भाई कहूंगा। हाय बड़े भाई, छोटा भाई, दोनों परिचित एक ही रुचि के साथ बातचीत करने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। छोटा भाई, तुम्हें इस शहर के भविष्य के विकास की संभावनाएं क्या लगती हैं? बातचीत के दौरान मध्यम आयु के व्यक्ति ने अर्जुन दास से लापरवाही से ऐसा सवाल पूछा। इस सवाल को सुनने के बाद अर्जुन दास मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, तो मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? बस बातचीत। आओ और मुझे सुनाओ विकास की संभावनाएं। इसे कैसे कहूं? डेक्कन सिटी की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित हो रही है और ये देश में पहले स्थान पर है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन अंत में ये बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तथाकथित जीडीपी की अंधी खोज में कुछ चीजें छूट गई हैं। अर्जुन दास ने थोड़ा सोचकर कहा, कैसे? मध्यम आयु का व्यक्ति बहुत रुचि ले रहा था। इस शहर को देखो, यह बाहर से बहुत समृद्ध दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत चमक धमक वाला है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे हर कोई फिर से पैसे की ओर देखने को मजबूर हो रहा है। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, लोगों को क्या चाहिए? उनकी इच्छा क्या है? ये बस एक रहने की जगह, एक स्थिर नौकरी, सस्ती शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों की देखभाल और बुढ़ापे की देखभाल आदि है। वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से कहें तो ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण है। केवल इस तरह तेजी से विकास के युग का सामना करते हुए लोगों का आध्यात्मिक निर्माण पटरी से नहीं उतरेगा और भौतिक और आध्यात्मिक सभ्यता का संयुक्त विकास ही वास्तविक विकास है। अर्जुन दास ने एक सांस में बहुत कुछ कहा। मध्यम आयु का व्यक्ति सुनने के बाद चुप हो गया। बड़े भाई, इसे गंभीरता से मत लो, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक जल्दबाजी में मजाक था। अर्जुन दास ने जल्दी से समझाया, तुम सही हो, ये शहर बहुत चमक धमक वाला है। जिसे सुधारने की जरूरत है वह है आध्यात्मिक सभ्यता का निर्माण। मध्यम आयु के व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, बड़े भाई, तुम जरूर कोई अधिकारी हो, है ना? अर्जुन दास ने अचानक पूछा। ओह, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? मध्यम आयु के व्यक्ति ने पूछा। नहीं दिखता। वह कौन सा अधिकारी तुम्हारी तरह सिगरेट के टुकड़े उठाता है? तुम सामाजिक विज्ञान अकादमी के विद्वान नहीं हो, है ना? अर्जुन दास ने अपनी कल्पना खोल दी। अर्जुन दास की अटकल सुनने के बाद मध्यम आयु का व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, मैं एक समाजशास्त्र विद्वान हूँ। इन कुछ शब्दों को कहने के बाद मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, छोटा भाई, देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अगर नियति होगी तो फिर मिलेंगे। अर्जुन दास भी खड़ा हुआ और कहा, मुझे भी वापस जाना चाहिए। अलविदा। फिर दोनों अलग अलग चले गए, लेकिन मध्यम आयु का व्यक्ति एक सड़क चला और एक कार में बैठ गया। कार में प्रवेश करने के बाद मध्यम आयु के व्यक्ति ने कोपायलट में बैठे व्यक्ति से कहा, किरण, सूचित करो कि कल मैं पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली नगर समिति की बैठक आयोजित करूंगा। विभाग स्तर से ऊपर के सभी कैडरों को उपस्थित होना होगा। कोपायलट में बैठे व्यक्ति ने मध्यम आयु के व्यक्ति के बोलने के बाद धीरे से कहा, समझ गया, सचिव सूर्यकांत। फिर कार शुरू हुई और कार धीरे धीरे चल रही थी। जब कार एक आजाद मैदान से गुजरी तो पीछे बैठे मध्यम आयु के व्यक्ति ने खिड़की के बाहर एक निश्चित दृश्य को देखा और अनजाने में मुस्कुराया। हो, सिद्धांत आचार्य ने ठंडे स्वर में हंसा और अपने हाथ को लहराने के साथ दूर में लकड़ी के फर्श पर 1 मीटर लंबा एक गैप बन गया।
हाय, मेरा घर, अर्जुन दास चिल्लाया। तुम्हारा दिल वाकई बड़ा है और तुम अभी भी अपने घर की चिंता करते हो। समीर खुराना ने बोलने के बाद अपनी आकृति को चमकाया और वह अर्जुन दास के पीछे आ गया। मैं इस महिला को ले लूंगा, समीर खुराना ने अर्जुन दास से कहा और फिर अपने बाएं हाथ को सुमन मेहरा को गले लगाने के लिए बढ़ाया जो पास में थी। जैसे ही समीर खुराना का बायां हाथ सुमन मेहरा को छूने वाला था, अर्जुन दास मुड़ा और समीर खुराना के चेहरे पर एक मुक्का मारा। अपनी दादी को ले। इस पल में अर्जुन दास के शरीर से एक अजीब सफेद रोशनी निकली। असंभव, समीर खुराना ने अविश्वास में दहाड़ते हुए कहा और फिर वह उड़ गया और एक तरफ की रसोई की दीवार से टकराया। अर्जुन दास का अचानक फटना न केवल पास में खड़े सिद्धांत आचार्य को चौंका गया, बल्कि ध्रुव यादव और तेजस रावत को भी डरा दिया। हालांकि समीर खुराना अर्जुन दास के पीछे आया, उसने अर्जुन दास से कुछ कहा और सुमन मेहरा को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये सब बहुत कम समय में हुआ। ये कहा जा सकता है कि ध्रुव यादव और तेजस रावत के अलावा सिद्धांत आचार्य अन्य लोगों को शायद प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उस पल में ध्रुव यादव ने पहले ही कदम उठा लिया था, लेकिन अर्जुन दास ने अपने पूरे शरीर को सफेद रोशनी से ढकने के बाद समीर खुराना को सीधे उड़ा दिया। इस समय अर्जुन दास के चारों ओर की सफेद रोशनी गायब हो गई और वह अभी भी समीर खुराना को उड़ाने की मुद्रा में था। क्या हुआ? अर्जुन दास ने भ्रमित होकर पूछा। हुआन भाई, तुम अभी? ध्रुव यादव के बोलने से पहले वह एक चकमा देता हुआ अर्जुन दास को एक तरफ ले गया। ये सिद्धांत आचार्य था जो एक लकड़ी की तलवार पकड़े हुए था और एक तलवार की ऊर्जा ने अर्जुन दास पर हमला किया जो अभी भी भौचक्का था, लेकिन उसे ध्रुव यादव ने बचा लिया। जहां अर्जुन दास अभी था वहां जमीन पर एक लंबी दरार दिखाई दी। तेजस, सभी की देखभाल करो, ध्रुव यादव ने बोलने के बाद सिद्धांत आचार्य के सामने खड़ा हो गया। इस समय सिद्धांत आचार्य के चेहरे पर अब पहले की तरह पूरी स्थिति पर नियंत्रण का भाव नहीं था, बल्कि वह बहुत गंभीरता से ध्रुव यादव को देख रहा था। आप कौन हैं? सिद्धांत आचार्य ने कहा। मेरा नाम ध्रुव यादव है। ध्रुव ने अभी भी अपने मानक बड़े सफेद दांत दिखाए, लेकिन सिद्धांत आचार्य ने ध्रुव के बोलने के दौरान अपनी लकड़ी की तलवार लहराई और एक सफेद तलवार की ऊर्जा ने उस पर हमला किया। ध्रुव ने इस छिपे हुए हमले की परवाह नहीं की, इसके बजाय उसने एक हाथ से इसका स्वागत किया और इसे मक्खी मारने की तरह इस अत्यंत उग्र तलवार की ऊर्जा को तितर-बितर कर दिया। मेरी तलवार की ऊर्जा, ये कैसे संभव है? सिद्धांत आचार्य ने हैरानी में कहा। तलवार का उपयोग करके ऊर्जा को नियंत्रित करना, इसे केवल ऊर्जा तलवार कहा जा सकता है और ये तलवार की ऊर्जा कहलाने के लिए योग्य नहीं है। ध्रुव के बोलने के बाद वह आगे बढ़ा और सिद्धांत आचार्य के साथ लड़ने लगा। सुमन, नैना, डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे, अर्जुन दास ने एक तरफ से सांत्वना दी। दोनों महिलाओं ने एक साथ सिर हिलाया बिना कोई आवाज किए। इस समय तेजस रावत समीर खुराना के पास खड़ा था और अर्जुन दास से कहा, यह आदमी बेहोश हो गया है, उसे और कुछ और मारो। अगर ये लड़का नाटक कर रहा है तो हम पर छिपकर हमला करना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन दास ने लापरवाही से कहा। समझ गया हुआन भाई। तेजस रावत ने अर्जुन दास की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। फिर तेजस रावत ने समीर खुराना पर गड़बड़ की, यहां तक कि बेहोश समीर खुराना भी दर्द भरे भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। कमबख्त, तुम मेरी औरत चाहते थे, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अर्जुन दास ने एक तरफ से कहा। ये सिर्फ अर्जुन दास की लापरवाही से कही गई बात थी, लेकिन सुमन मेहरा की तरफ खुशी की एक चमक दिखाई दी। दूसरी तरफ ध्रुव यादव और सिद्धांत आचार्य के बीच तीव्र लड़ाई हो रही थी, जिसने आसपास की दीवारों और जमीन पर गहरे खांचे छोड़ दिए। यहां तक कि सामने के हॉल का सोफा भी कई टुकड़ों में बढ़ गया और टीवी भी नहीं बचा, स्क्रीन का केंद्र साफ सुथरे ढंग से कट गया था। कमबख्त, ध्रुव, तुम इस तरह पानी में स्कीइंग कर रहे हो, सावधान रहो, मैं तुम्हारे साथ घर बदल लूंगा, तुम यहाँ रहो और मैं वहां रहूंगा, अर्जुन दास चिल्लाया। तथ्यों ने साबित किया कि अर्जुन दास के शब्द बहुत प्रभावशाली थे। लगभग उसी क्षण जब अर्जुन दास ने बोलना समाप्त किया, सिद्धांत आचार्य को ध्रुव ने एक थप्पड़ मारकर एक तरफ की दीवार पर उड़ा दिया। सिद्धांत आचार्य धीरे धीरे दीवार से नीचे खिसक गया और उसके मुंह से लगातार खून उगल रहा था। यह असंभव है, तुम कौन हो? सिद्धांत आचार्य ने कठिनाई से कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम ध्रुव यादव है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? साथ ही तुम्हारी नींव बहुत कमजोर है। हालांकि तुम ऊर्जा का उपयोग करना जानते हो, लेकिन तुमने बुनियादी कौशल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्रुव ने असहायता से सिर हिलाया। इस समय अर्जुन दास ध्रुव के पास गया और सिद्धांत आचार्य से कहा, क्या यही तुम्हारी ताकत है? यह इतनी कमजोर है। तुम मुझसे पैसा, सुंदरियां और अधिकार चाहते हो। दूसरों को धोखा देना ठीक है, लेकिन जब मेरी बात आती है पैसे के मामले में, तुम 10 लोग भी मेरे जितने अमीर नहीं हो। इस समय जब अर्जुन दास ने पैसे की बात की तो उनका भाव वाकई अकड़ भरा था। खांसी, पता नहीं यह अर्जुन दास के गुस्से की वजह से था या कुछ और।
सिद्धांत आचार्य ने फिर से कुछ और खून उगला। अभी भी जीवन और मृत्यु का वादा कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अपने जीवन में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो सोचते हैं कि वे दूसरों की नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। इन दिखावटी लोगों के लिए मैं हमेशा पैसे से मार सकता हूँ और मैं कभी खुद नहीं करता। हुआन भाई, वह अब बेहोश हो गया है। ध्रुव ने इस समय अर्जुन दास से धीरे से कहा। अरे, अब बेहोश हो गया? मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। अर्जुन दास ने शांति के भाव के साथ कहा। इस समय सुमन मेहरा आगे आए और अर्जुन दास से कहा, इन दोनों लोगों का क्या करें? ये परेशानी है। लेकिन जैसे ही अर्जुन दास ने बोलना समाप्त किया, उसने ध्रुव को चिल्लाते सुना, सावधान। वह अर्जुन दास और सुमन मेहरा के सामने खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और उन्हें बचाने की मुद्रा बनाई। मुझे नहीं पता था कि डेक्कन में तुम जैसे विशेषज्ञ भी हैं। इस समय एक सामान्य कपड़े पहने और सड़क पर राहगीर जैसे चेहरे वाला व्यक्ति अंदर आया। अंदर आने के बाद उस व्यक्ति ने दोनों तरफ बेहोश पड़े समीर खुराना और सिद्धांत आचार्य को देखा। असहायता से सिर हिलाते हुए उसने कहा, ये दोनों वाकई निराशाजनक हैं। बोलने के बाद उसकी आकृति चमकी और वह समीर खुराना के पास आ गया। तेजस रावत ने भी इस समय सावधानी से सामान्य व्यक्ति को देखा, किसी भी समय गोली चलाने के लिए तैयार। हाय, एक और मास्टर, ये जगह वाकई क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ फैलाए। फिर उस व्यक्ति ने समीर खुराना को उठाया और सिद्धांत आचार्य की ओर चला गया। समीर खुराना को सिद्धांत आचार्य के पास फेंक कर उसने कुछ कदम आगे बढ़कर लकड़ी की तलवार उठाई और उसे सिद्धांत आचार्य की कमरबंद में बांध दिया। आज तुम जैसे मास्टर से मिलकर मैं वाकई उत्साहित हूँ। हमें अच्छी तरह से लड़ना चाहिए था। हालांकि गुरु का आदेश तोड़ना मुश्किल है, तो आखिरी चाल चलते हैं। उस व्यक्ति ने ध्रुव को देखा। इस समय ध्रुव ने एक दुर्लभ गंभीर भाव दिखाया और कहा, ठीक है। बोलने के बाद ध्रुव तुरंत गायब हो गया और दूसरी तरफ का व्यक्ति भी गायब हो गया। बैंग, छत से दो लोहे की छड़ों के टकराने जैसी आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा, केवल ध्रुव को हवा में उस व्यक्ति के सामने देखा। फिर दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी और धीरे धीरे हवा से उतरे। जब दोनों के पैर की उंगलियां जमीन पर उतरी तो फर्श मकड़ी के जाले की तरह पूरी तरह से टूट गया। मैं लव कुश राणा हूं, फिर मिलेंगे। लेकिन जिस क्षण वह व्यक्ति जमीन पर उतरा, उसने समीर खुराना और सिद्धांत आचार्य को एक एक करके उठाया और फिर गायब हो गया और फिर उसकी आवाज सुनाई दी। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।